ये कोल्हान प्रमंडल और पश्चिमी सिंहभूम जो जिला है, आज उसका मुख्यालय में हम सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जब झारखंड राज्य की बात आएगी, जब तक झारखंड का चर्चा होगा तो झारखंड के आंदोलन का चर्चा होगा। क्योंकि जब भारत देश आजाद हुआ था सन 1947 में अंग्रेजों के चुंगल से, तो शायद उस समय 15-16 के आसपास राज्य हुआ करते थे। समय के साथ नए नए राज्य बनते गए। कभी बॉम्बे से टूटकर गुजरात और महाराष्ट्र बना, तो कभी तमिलनाडु से कटकर आंध्र प्रदेश, और फिर समय के साथ तेलंगाना बना, तो कभी मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़, तो कभी उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड। ऐसे कई राज्य बनते गए। लेकिन जब उन राज्यों के साथ वहां की जनता के संघर्ष की बात आती है, बलिदान की बात आती है, आंदोलन की बात आती है, गोलियां खाने, लाठी खाने और शहादत की बात आती है, तो झारखंड का नाम अकेला आता है, क्योंकि हमने राज्य खराब में नहीं लिया है। हमारे हिसाब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ, हमारे हिसाब छत्तीसगढ़ का राज्य अलग होकर बना, और हमसे कई साल बाद तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। अब पढ़िए उन राज्यों के इतिहास को, किन परिस्थितियों में अलग हुआ, उनको अलग करने के पीछे पीछे किन घटकों का योगदान रहा, किन कर्मों का योगदान रहा। अरे उन राज्यों को अलग करने में एक दिल्ली तक का बलिदान नहीं हुआ है, हमने तो गलत कराई। लेकिन आज 25 साल हो गए, आज देखते देखते यह राज 25 साल का हो गया। यदि झारखंड अलग राज्य के समय जो भाई जो बहन जन्म लिए होंगे, आज वो 25 साल के जवान हो चुके हैं। लेकिन इस राज्य के साथ क्या हुआ, ये आपसे हमसे किसी से नहीं छुपा। इस राज्य को लेने से पहले जो हमारे हालात थे, चाहे 1970 का दौर रहे या 1980 का दौर रहे या राज्य बनने से ठीक पहले का दौर रहे, इस राज्य बनने से पहले झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी, उनका जो हालात था, आज वो हालात बद से बदतर हुआ है कि नहीं, याद बताइए। हमने झारखंड राज्य अलग क्यों किया था, ये सवाल एक विधायक का नहीं है, ये सवाल हर एक झारखंडी जनमानस का होना चाहिए कि हमने आखिर क्यों 88 वर्षों के संघर्ष, 88,000 से ज्यादा लोगों का संघर्ष, बलिदान, तप, त्याग, तपस्या के बाद हमने झारखंड राज्य लिया। तो क्यों लिया? हमने झारखंड राज्य लिया था अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। लेकिन आज सूचना आप सबको भी मिली है कि हमारे राज्य के महानायकों में से एक आदरणीय सम्मानित विश्वगुरु शिबू सोरेन अस्वस्थ है, बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। मैं दुआ करता हूं, आप सभी दुआ और प्रार्थना करना कि गुरु जी ठीक हो गए आए। लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर आपने क्या व्यवस्था बनाई इन 25 सालों में कि गुरु जी का इलाज नहीं कर पाए। हम दुआ करते हैं कि गुरु जी स्वस्थ होकर वापस आए, हम प्रार्थना करते हैं गुरु जी ठीक होकर आए। लेकिन सवाल भी होगा कि 25 सालों में आपने कैसा झारखंड बनाया कि हम रांची में, जमशेदपुर में, दुमका में, धनबाद में उनका इलाज नहीं करा पाए। तो क्यों राज्य बना था? अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। कहाँ है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था? केवल स्वास्थ्य मंत्री केवल भोकालबाजी करेंगे जाके अस्पतालों में, या व्यवस्था को मजबूत करेंगे? ये सवाल हमने इस राज्य को अलग इसलिए किया था
क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी दबाए जाते थे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय, शायद राज्य में सबसे पहला विश्वविद्यालय बना था 1960 के आसपास, और दूसरा विश्वविद्यालय झारखंड की सीमा में 1990-92 में विनोबा भावे और कुछ विश्वविद्यालय बनाए लगभग 30 सालों बाद। यानी लोग चाहते थे कि ये जो हिस्सा है झारखंड का, इसमें खनिज संपदा है, इसमें आदिवासी मूलवासी रहते हैं, इन्हें पढ़ाई की व्यवस्था ना दी जाए। अगर सच में उनकी मंशा थी हमें पढ़ाने लिखाने की, तो दूसरा विश्वविद्यालय 1960 के बाद 1965-70 में बनना चाहिए। लेकिन दूसरे विश्वविद्यालय के लिए हमने इंतजार किया, पूरे 32 साल इंतजार किया। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था यहाँ खनिज संपदा है, ये लोग पढ़ेंगे, ये लोग चालाक होंगे, अपना हिस्सा मांगेंगे जो कि उनको देना मंजूर नहीं था। ये आप भी जानते। आज यहाँ के विश्वविद्यालय, यहाँ के विद्यालय और महाविद्यालय की बात करें, चाहे जगन्नाथपुर का महाविद्यालय हो या मंझगांव का महाविद्यालय हो, आज जिस प्रकार से व्यवस्थाएं दी जा रही है, आने वाले दिन लगता है वहां स्टूडेंट की संख्या शून्य होकर ना रह जाए। ये स्थिति आज प्रधान की, ये ना आपसे छुपा है न हमसे छुपा है। हमारी स्वास्थ्य की हालत क्या है, ये गुरुजी के दिल्ली इलाज के साथ ही आपने जान लिया है। ये वित्त मंत्री राधाकृष्णन जी के दिल्ली में इलाज कराने के साथ ही आपने जान लिया है कि स्वास्थ्य की हालत क्या है। आज हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद हालत क्या होती है, ये आपको भी मालूम चल चुका है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है रोजगार की, एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है रोजगार की। और हमने यह उम्मीद भी किया था कि जब झारखंड राज्य अलग होगा, हमारे लोगों को अवसर मिलेगा, हमारे नौजवानों को, हमारे नौजुवतियों को अवसर मिलेगा, उन्हें झारखंड नाम के संस्थानों में, सेवाओं में अवसर मिलेगा। लेकिन आज आप बताइए, झारखंडियों के हिस्से में कितनी नौकरियां हैं और गैर झारखंडियों के हिस्से में झारखंड में कितनी नौकरियां हैं, ये आप बताइए। आपके सामने टाटा है, आपके सामने टिस्को है, आपके सामने टेल्को है, आपके सामने नवामुंडी है, आपके सामने जादूगोड़ा का यूरेनियम है, आपके सामने लावागांव सरायकेला का सोना है, आपके सामने रोहता है। बताइए कितने झारखंड के लोग नियोजित हैं? बताइए। आज हर एक झारखंडी का सवाल होना चाहिए। ये केवल एक बागी तेवर रखने वाले, एक बगावती तेवर रखने वाले डुमरी विधायक जयराम महतो का सवाल नहीं, पूरे झारखंड का सवाल होना चाहिए कि हमारा रोजगार किसके पास। जब हमने चुनाव का समय आया तो सरकार ने चालाकी के साथ हमारी मांगों को, हमारी बहनों को मैया सम्मान योजना के नाम का झुंझुना थमा दिया। मात्र 2500 रुपए। इसलिए आज कोल्हार के मुख्यालय से, सिंहभूम के मुख्यालय से डंके की चोट पर कहेंगे कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, हर एक घर को रोजगार चाहिए। 2500 नहीं 25,000 चाहिए। लेकिन आज क्या मिला इस राज्य को? आज आप बताइए। राज तो हमने लिया, लड़के लिया। यही सरकार के जो नेता, जब आंदोलन का टाइम था, नारा गूंजता था, मंचों से नेता कहते थे कैसे लिया झारखंड, नीचे से जनता कहती थी लड़के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। इसके लिए आज ये सवाल होगा, किसके लिए झारखंड, किसके लिए झारखंड? आज ये सवाल होगा, किसके लिए झारखंड? अगर झारखंडियों के लिए झारखंड, तो फिर 64 में 40 डीएसपी प्रमोशन बिहारी कैसे हुए?
झारखंड कट के लिए झारखंड। आज ये सवाल पूछना चाहिए झारखंड के हर एक राजनीतिक मंचों में, गलियारों में, किसके लिए झारखंड? 64 में 40 डीएसपी का जो प्रमोशन, 64 डीएसपी का प्रमोशन हुआ है, जिनमें 40 डीएसपी हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के हैं। क्या इसलिए झारखंड? क्या इसलिए झारखंड? ये जनता को जवाब मांगना चाहिए सरकार से, कि झारखंड की जनता को मांगना चाहिए जवाब सरकार से। अब जब मैंने इस विषय को छेड़ा है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, पत्रकारिता से जुड़े लोग ये कहेंगे कि विधायक जी अब बारी बिक्री की बात कर रहे हैं। तो मैं आज स्पष्ट कहना चाहूंगा, तमाम जनता को कहूंगा, मीडिया हाउस के बुद्धिजीवी लोगों को कहूंगा, ये बारी बिक्री की लड़ाई नहीं है। ये छोटे भाई का तकलीफ, पीड़ा, दुख और दर्द है। हमने कब कहा कि हम बंगाल को नहीं जानते? हमने कब कहा कि हम बिहार को नहीं मानते हैं? हमने कब कहा कि हम उड़ीसा को नहीं पहचानते हैं? हम बंगाल को भी जानते हैं, बिहार को भी मानते हैं, उड़ीसा को भी पहचानते हैं। वो तीनों हमारे बड़े भाई हैं। उड़ीसा 36 में बना, वो हमारा संजला भाई है, हमसे ऊपर वाला। बिहार 1912 में बना, वो हमारा मंझला भाई है। और बंगाल उससे पहले का वो सबसे बड़ा भाई है। लेकिन मांग ये है कि जब चारों भाई में बंटवारा हो गया तो हमारे हिस्से में आपकी नजर का, हमारे हिस्से में आपकी नजर का है। ये कौन सा बाहरी व्यक्ति है भाई? आज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। आज बिहार के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। आज उड़ीसा के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। सबसे कम झारखंड के पास 79,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। तो हमारी जमीन खाली रहे, पड़ती रहे, आपको क्या मतलब? आप अपनी जमीन में कद्दू लगाओ, झींगा लगाओ, गाजर लगाओ, मुरई लगाओ और पुदीना लगाओ, हमको क्या मतलब? आज वो लोग कहते हैं ना कि 12 बीघा में पुदीना बा। बड़े भाई बोलते हैं ना, हमारे इधर उत्तर वाले बड़े भाई बोलते हैं ना कि 12 बीघा में पुदीना बा। मेरे बाबा तो चटनी बना के खाओ पियो ना, हमारा कोयला बालू में कहाँ मिलेगा? हमारा हिस्सा कि कौन सा बाहरी बिक्री है भाई? दिस इज आवर पार्ट। ये हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है। आप बताइए यहाँ कितने लोग बैठे हैं? जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आपके कोई रिश्तेदार, आपको जानकारी है कि कलकत्ता में जाके जबरन 1 इंच जमीन कोई कब्जा किया है? क्या आपको जानकारी है कि पटना में जाके कोई जबरन 1 इंच जमीन कब्जा किया झारखंड का? क्या आपको जानकारी है कि भुवनेश्वर में जाके झारखंड का कोई आदमी 1 इंच जबरन कब्जा किया है? नहीं ना। आप चलिए जमशेदपुर, हम दिखाएंगे कलकत्ता, पटना और भुवनेश्वर वालों ने कितना कब्जा किया। इस बात की लड़ाई है। चलिए जमशेदपुर, मन हो तो चलिए रांची। धनबाद बोकारो का नाम मत लीजिए, वहां रोना पड़े। धनबाद बोकारो का नाम मत लीजिएगा, वहां अशुभ है। तो ये कैसे बाहरी बिक्री का लड़ाई है? 4 भाई थे, जवान हुए, शादी ब्याह हुआ, बड़ा हो गए, बांट लिए। आपको भी हिस्सा मिला पूरब में, किसी को मिला पश्चिम में, किसी को उत्तर में, किसी को दक्षिण में। तो रे भैया, आपको जो हिस्सा मिला उसमें खाओ, कमाओ ना। यही तो दर्द है, ये विरोध नहीं है। ये हमारी दर्द को समझिए, हमारी तकलीफ को समझिए कि आखिर हमने झारखंड राज्य क्यों लिया। इसलिए कोई बाहरी बिक्री की लड़ाई नहीं है। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव हो रहा है। जो लोग हमसे कहते हैं
कि विधायक जी बाहरी बिक्री की बात करते हैं, उनसे निवेदन करेंगे बिहार में जेएमएम को एक और सीट दिला कर दिखा दीजिए तो। उनसे निवेदन करेंगे एनडीए से आजसू को एक और सीट दिला कर दिखा दीजिए तो। झारखंड आरजेडी से कोटे से मंत्री है, आरजेडी कोटे के विधायक है, जेडीयू कोटे के विधायक है, लोजपा कोटे के विधायक है, हमने बिहार को दिया। आप एक विधायक दिला दीजिए, इसके बाद कहिएगा हम बाहर बिक्री करते हैं। अभी झारखंड में आरजेडी के 4, जेडीयू के 1, लोजपा के 1 विधायक है। आप जाइए जेएमएम और आजसू 2 क्षेत्रीय दल, एक इंडिया से एक एनडीए से 1 सीट लाइए। विधायक दूर की बात, विधायक जितना दूर की बात, एक सीटवा दिला दीजिए और फिर आके हमसे कहिएगा हम बाहरी बिक्री करते हैं। हमने आपको अपनी सरजमीन में सब कुछ दिया, हमने आपको अपने घर में मान सम्मान दिया, आपने क्या दिया बताइए? इसलिए ये कोई गलत वे की लड़ाई नहीं है, ओरिजिनल लड़ाई है। आज अगर अपनी लड़ाई को ना समझे, आज अगर सरकार नियम ना बनाए, स्थानीय नीति ना बनाए, लैंड बैंक को वापस ना करे, विस्थापन नीति ना बनाए, तो आने वाले दिनों में जो दुर्गति टाटा जमशेदपुर में हुआ है, जो दुर्गति धनबाद और बोकारो के कोयला खदानों में हुआ है, जो दुर्गति रांची के सारी क्षेत्र में हुआ है, एचईसी में हुआ है, वही दुर्गति झारखंड के हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत में झारखंड में होगा। इस बात को याद रखिएगा। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 50-60 साल पहले यही बारिश की बूंदें होती थी, यही रिमझिम बारिश की बूंदें, यही फसल खेतों का हरा हरा लहलहाता फसल उगाया जाता था। आज वह चिमनियों का धुआं है, वो धुआं हम खा रहे हैं और रुपया कोई और खा रहा है। वो ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। आज कुछ डैम आपके सामने है, आज कुछ डैम आपके सामने है, कलुंडिया जी का बलिदान आपके सामने है, गंगा राम कलुंडिया का शहादत आपके सामने है, कुछ डैम आपके सामने है। क्या हो रहा है? 100 से ज्यादा गांवों का जमीन लिया जा रहा है। आज चांडिल डैम में क्या हुआ? उसमें भी लगभग 100 से ज्यादा गांवों का जमीन लिया गया। आज भी चांडिल डैम के लोग धरना देते हैं, विरोध करते हैं, हड़ताल करते हैं और बदले में पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। ये सच्चाई दिखाते हैं। आप मेरी आलोचना कर सकते हो, आप मेरा विरोध कर सकते हो, आप मुझे नापसंद कर सकते हो, मेरे कंठ से निकली हुई एक भी बात को, एक भी शब्द को, एक भी वाक्य को इग्नोर नहीं कर सकते। आपका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से होगा, आपका ताल्लुक कांग्रेस जेएमएम से, आप होंगे हमारे विरोधी, लेकिन अगर यहाँ से हमारे विचारों का विरोध करके दिखाइए तब वास्तविकता है इस राज्य समझने की, इस राज्य के लोगों को जानने की वास्तविकता है कि आज हमारे साथ हुआ क्या और हो क्या रहा। आज याद होगा सदन में हमने कहा था नक्सली को लेकर हम अपना तर्क दे रहे थे, बीच में लोग विदेश में पढ़ी लिखी आदिवासी मंत्री खड़े हो गए। क्या कहना चाहते हैं? हमारे पहले सुनिए हम कहना क्या चाहते हैं, और आज भी अपनी बातों को दोहरा रहे हैं कि आज जिस प्रकार से लोट ब्लॉक में है, आज जिस प्रकार से लोट अंचल में है, आज जिस प्रकार से थाना, आज जिस प्रकार से ऑफिसर की मनमानी है, याद कीजिए वो दिन जब नक्सलियों का वर्चस्व था, ये लोगों के डर से थर-थर कांपते थे। किसी पीडीओ सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का,
कौन? मैं मानता हूँ नक्सली गलत लोग है, मैं मानता हूँ नक्सली असंवैधानिक है, मैं मानता हूँ यदि कि मैं नक्सली का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन सच्चाई आपको मानना होगा क्योंकि मेरा घर कैलाशनाथ के ठीक सामने है, नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। जैसे आपके सामने को सच्चाई यह भी है कि नक्सलियों के घर से, आम व्यक्ति से, आदिवासी गरीब किसान से ब्लॉक थाना में कोई एक रुपया घूस नहीं लेता था, ये भी सच्चाई है। लेकिन आज क्या हुआ? ये आपसे नहीं छुपा है। आज बालू का लूट है, कोयला का लूट है, आज खनिज संपदा का लूट है। और यहाँ जिस प्रकार से अभी शिकायतें मिली है कि ट्रांसपोर्टिंग में कई नौजवानों के बच्चों के एक्सीडेंट में डेथ हो गया है, क्योंकि परिवहन मंत्री यहीं के है। मैं उन्हें संदेश देना चाहूंगा, कृपया इस मामले को संज्ञान लें कि जो अवैध रूप से ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, जो लोगों की जान पे को जोखिम में रख के सड़कों पे गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, उनको आप नियंत्रण में रखें, नहीं तो यही जनता सोचेगी कि मंत्री महोदय शायद इसमें आपका भी नहीं हो रहा। हाँ, सबसे ज्यादा अगर औसत की बात कही जाए तो हमें लगता है सरकार परगना और कोल्हार में आदिवासियों की संख्या औसत में है। आज कोल्हार में अगर पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो यहाँ 5 विधायक होते हैं, यहाँ 1 सांसद होती हैं, सारे के सारे जेएमएम गठबंधन के होते हैं। 56 सीटें आज जेएमएम को दिया गया उनके नेतृत्व। उनसे पूछिए कि अबुआ किसान अबुआ राज स्थापित करने में 56 सीटें काफी हैं या 76 देनी पड़ेगी? उनसे पूछिए। आज आदिवासियों के नाम पर, यहाँ के भोले भाले आदिवासियों के नाम पर आदिवासी नेता है केवल अपने परिवार का भविष्य देख रहे हैं। अगर नहीं तो हमारी महासभा हुई है, मैं तो मानता हूँ आदर करता स्थिति है, यहाँ की सांसद मैडम अगर सच में आदिवासी कैसी होती तो खुद सांसद बनने के बाद विधानसभा का टिकट इस भीड़ में से किसी आदिवासी को दे देते। याद आया अपना बेटा, यही हमारे प्रधान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हमारे चंपई चचा, उनके सामने भी जब गया तो वो भी धृतराष्ट्र बन गए। उनको भी याद आया तो बेटा दुर्योधन भगवान घाटशिला से टिकट दिला दिए। आपको क्या मिला? यहाँ के आदिवासियों को क्या मिला? क्या उन्हें सरना धर्म कोड मिला? क्या उन्हें पेशा कानून मिला? क्या उन्हें सीएमटी एसपीटी और दिल से विभिन्न कानूनों में मजबूती मिला? क्या उनकी जमीनों को जो खरीद बिक्री हो रही है उनमें रोक लगा? नहीं लगा। अरे उतना तो छोड़िए, ये सरकार ये तो कही थी कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो 1932 तथा अन्य कॉलमों के साथ अस्थायी नीति बनाएंगे, एनडीए की 1985 की नीति को रद्द करेंगे। वहां भी मौन हो गई। इन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे लैंड बैंक के आदिवासी विरोधी कानून को निरस्त करेंगे। क्या उन्होंने किया? बाद में सरकार से मांग करता हूं कि स्थायी नीति के साथ साथ एक अध्यादेश लाइए आगामी विधानसभा के सत्र में और लैंड बैंक को ध्वस्त करिए। और जैसा उनका था रेतो जो कोड करते थे यह ग्राम सभा उनके अधीन है, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। हमारी लड़ाई जैसा अंग्रेजों के काल में थी, हमारी लड़ाई जैसा भारत बनने के बाद 1947 से लेकर झारखंड बनने तक आज भी हमारी दशा हुई है। हमने अंग्रेजों से लड़ा था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा था। आज भी हमारे सामने वही कंपनियां, बस उनका नाम बदल गया। किसी का नाम टाटा हो गया है, किसी का नाम बीसीसीएल हो गया है, किसी का नाम सीसीएल हो गया है, तो किसी का नाम कुछ और हो गया है। आदिवासियों को जिस मंसूबे के साथ अंग्रेजों के कालखंड में यहाँ के जमीन, यहाँ के जंगल, यहाँ का खनिज लूटा जाता था, आज भी वही दशा है। आज भी हमें हमारे घरों से
खनन के नाम में बेघर किया जा रहा है। यदि आपको अब भी लगे हम झूठ बोल रहे हैं तो यही बगल में जादू बड़ा चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहा है। आज भी आदिवासियों के साथ वही व्यवहार है। मैंने एक पुस्तक पढ़ा है, उस पुस्तक का नाम है सलाम बस्तर, अंग्रेजी में हेलो बस्तर। राहुल नामक राइटर ने लिखा है, वो हिंदी में भी है अंग्रेजी में भी है। उस पुस्तक में बीच में कहीं बड़ी गहरी लाइन लिखी है, ये लोग आदिवासियों की जमीन को कॉमन जमीन मानते हैं। ये पूंजीवादी सोच की सरकारें, ये साम्यवादी सोच की सरकारें, ये महाजनी सोच की सरकारें, ये गांधी के विपरीत के सोच की सरकारें आदिवासी की जमीन को कॉमन जमीन मानते हैं। इनका मानना है कि आदिवासी तो जंगली होते हैं, इसलिए आज भी जादूगोड़ा उसका ज्वलंत उदाहरण है कि आज वो गांव पूरी तरह से चीख रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है, लेकिन किसी का ख्याल नहीं है कि उस गांव को, उस गांव के लोगों को वहां से विस्थापित किया। विकास का कोई विरोधी नहीं है, खनन का कोई विरोधी नहीं है, विस्थापन होना चाहिए। जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए। उस परिवारों को, उन गांवों को वह सुविधा मिलनी चाहिए जो सुविधा उनके गांव में कभी थी। आपके सामने है जादूगोड़ा की कहानी। हमें तो एक वाक्य याद आया, जब विधानसभा में मैंने जादूगोड़ा के विषय को उठाया, एक मीडिया बंधु ने फोन किया, विधायक जी सचेत रहिएगा, कुछ लोग आपके पीछे लगेंगे। क्यों? ना आपने जादूगोड़ा के मुद्दे को छू लिया। मेरे भाई कोई मर रहा है और हम इसको छूने से डरेंगे? आपके सामने चीख रहा है जादूगोड़ा। जमीन हमारी, गांव हमारा, और आज यूरेनियम खनन के नाम पर उस गांव को, आसपास के गांव को बर्बाद कर दिया गया। वहां की आधी महिलाएं मां नहीं बन सकती है, आधी महिलाएं। कोई अपंग पैदा होता है, कोई आंख से, कोई कान से, कोई पांव से, कोई हाथ से बीमार होकर पैदा होता है। ये स्थिति है जादूगोड़ा। इसलिए तो मैंने सवाल किया, क्यों झारखंड, किसके लिए झारखंड, क्यों ये बलिदान, क्यों ये संघर्ष, किस दिन के लिए झारखंड? लोग ये कहते हैं कि जादूगोड़ा का यूरेनियम परमाणु बम में काम आता है। जी नहीं, वो केवल ऊर्जा के लिए काम आता है। इस यूरेनियम से परमाणु बम भी नहीं बनता है, आप लोग जानेंगे। बहुत लोग आपको ये तो ठीक है, ऊर्जा का बनना भी आवश्यक है, लेकिन हमारे कब्र पे, हमारी लाशों के ढेर पे नहीं, हमारी सिसकियों के बीच नहीं, हमारी आंसुओं के बीच नहीं, हमें विस्थापित करके बनना चाहिए। उसका स्वागत। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को सोचना होगा कि आज इस राज्य की दशा क्या होनी चाहिए, इस राज्य की दिशा क्या होनी चाहिए, ये झारखंड के जनमानस को सोचना चाहिए। यही नेता, यही कल्पना जी बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने किया सभी मंचों में। हमारी बहन लोग को भी लगा कि कल्पना जी भी एक महिला है, उनसे जुड़ गए, आज वो दिख नहीं रही है, बस विधानसभा के कार्यक्रम में दिखती है और उस दिन अच्छा से जाती है जब उनका भाषण होता है, क्योंकि केंद्र में हमने नोटिस किया। आज माननीय मुख्यमंत्री, अरे देखिए बड़ा बड़ा होर्डिंग बगल में लगा होगा कि शराब नहीं पीना है, नशा को नो, सिगरेट को नो, अफीम को नो, और गांव गांव में दारू बांटने का प्लान शुरू है। यानी इसका मतलब क्या है कि सरकार हम लोगों को मूर्ख समझता है। अभी देखिए दीदी, करोड़ों का पोस्टर बनाया है मुख्यमंत्री जी, और बिल्कुल रैंडी मार के अपना फोटो में एकदम सुंदर एडिट करके एकदम की मस्त मस्त दाढ़ी और बड़ा फोटो क्या लिखे हैं कि स्मोकिंग को नो बोलिए, दारू को नो बोलिए, अफीम की खेती को नो बोलिए, और वही सरकार दारू की योजना को गांव गांव में शिफ्ट कर रही है। जनता अगर अफीम की खेती लगाए वो नक्सली, और सरकार दारू बेचे तो
ये दोनों चरित्र है हमारी सरकार। आप पढ़े लिखे उनके चरित्र को जानिए। देखिए पोस्टर सामने है, चाईबासा ब्लॉक सामने है, जाके देख के आइए, बड़ा बड़ा पोस्टर। दारू नहीं पीना है, अफीम का खेती नहीं करना है, सिगरेट नहीं फूकना है। और सरकार योजना लेके आई है कि आदिवासी का जो जमीन बच खुद गया है, टाटा को देने के बाद, चांडिल डैम को देने के बाद, कुचू डैम को देने के बाद, एचईसी को देने के बाद, बीसीसीएल सीसीएल को देने के बाद, झारखंड के आदिवासी मूलवासी का जो जमीन बच गया है, दारू पिला के लेने में शुरू हो आप भले ना बोलिए, आप भले कुछ बोलिए, हम धनबाद बोकारो से आते हैं, हमारी आधी जमीन दारू पिला के लिया है, ये ठीक है। तो सरकार भी वही करेगी। ऐसे भी हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसे भी हम लोग गरीब लोग हैं, पढ़ने को सुविधा नहीं, बीमार हो जाएंगे तो सीधे मरिए जाएंगे, बीमार हो गए तो सीधे मरिए जाएंगे। तब क्या करेंगे? पढ़ना है तो खेत बेचिए, इलाज कराना है तो खेत बेचिए, बेटी का बिहार करना है तो खेत बेचिए, और उसके बाद भी बच गया तो दारू पिलाना। यही है सरकार की सोलह योजना। उसके बाद अगर कुछ आपको दिखा इस सरकार में विजन तो बताइए, इस सरकार में अगर आपको कोई विजन दिखा तो बताइए। दीदी लोग को बुलाने के लिए 2,500 आए थे, वो भी फीस है। हाँ, बंगाल का कितना दीदी लोग फरवा ली है, बंगाल से देखा झारखंड सरकार दे रहा है 2500 टका, बंगाल से आके यहाँ 94-95 लोग इंसान का काम हो गया। तो इसलिए आज जनता को सवाल करना होगा, जनता को सत्ता से सवाल करना होगा। चूंकि लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश आर्टिकल 19 जो हमारा संविधान में इंगित मौलिक अधिकार है, जो हमें सवाल करने के लिए कहता है सवाल करिए, सवाल जितना करेगा उतना बवाल होगा। आप सवाल ही नहीं करते, बवाल ही नहीं होगा। आप अभी सवाल करते हैं जोबा मैडम से कि हाँ मैडम, आपको इतना दिन विधायक मंत्री सांसद बनाए, कम से कम टिकट गरीब को दे देते हैं तो 2,13,000 पेमेंट में गरीब आदमी ऐसे कमाता क्यों? हाँ सवाल करते हैं ये मैडम, आपको तो जिंदगी भर भगवान मिलेगी, आपको विधायक से मंत्री से सांसद दिल्ली भी पहुंचा दिए, तो कम से कम आपका जो जगह खाली हुआ था किसी गरीब को देते तो उसका भी तनख्वाह 2,13,000 मिलता। एक आदिवासी लाखपति तो बनता, लेकिन सभी आदिवासी नेता का ही बात करिए, हमारे गुंडा वो अपना खाने को टिकट राजनीति करने से पता है ना, यानी इनका विजन नहीं है कि हम और हमारा। अगर विजन सही होता, देखिए वो नया विधायक आया है, मेरा विजन देखिए, हमने 2,13,000 में ये वादा किया है कि 1,60,000 रुपए डुमरी विधानसभा की जनता को डोनेट कर देंगे। आज छब्बीस में स्टेटमेंट है, चेक कर लीजिए, 5 लाख रुपए हम निकाल के लाए हैं, जो स्टूडेंट पास किए हैं उनको पढ़ने के लिए डाल देंगे 5 लाख रुपया अपना पैसा। एक नया विधायक का विजन देखिए, हमने ये भी वादा किया है। आज पता है 6 महीना से लोग हमको शिकायत कर रहे हैं, हमारा विधानसभा वाला, कि विधायक जी आप तो मिल रहे हैं, तो कैसे मिलेंगे, एक जगह हम कैसे मिलेंगे? मेरा जन्म है धनबाद जिला में और हम विधायक बन रहे हैं आधा बोकारो आधा गिरिडीह का, तो हम वचन दिए हैं अपना जिला से बाहर 1 इंच जमीन नहीं देंगे। जब तक नेता में विजन नहीं होगा, राज नहीं बदलेगा। जब तक नेता में विजन नहीं होगा, ये राज नहीं बदलेगा। आज नेता लोग दिन प्रतिदिन अमीर से अमीर, वो 1000पति थे, 1000पति के बाद लाख पहले चाय पत्ती थे, चाय की दुकान में चाय पीते थे, चाय से ही पॉलिटिक्स शुरू किए। चाय पत्ती से 1000पति, 1000पति से लाखपति, लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन गए।
आज हिंदुस्तान की गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण नेता और ब्यूरोक्रेट्स है, उसको मानिए। हिंदुस्तान की गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है नेता और ब्यूरोक्रेट्स। क्यों? हम लोग अभी एक वर्ड आया है मार्केट में, अर्थशास्त्र की दुनिया में, इकोनॉमी की दुनिया में एक नया वर्ड आया है, क्रोनी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म नहीं, क्रोनी कैपिटलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म? न क्रोनी कैपिटलिज्म वे लोग हैं जो विधायक यानी सरकार, चाहे दिल्ली वाली या रांची वाली सरकार और ब्यूरोक्रेट्स, उनके सहयोग से गलत तरीकों से अमीर बनते जा रहे हैं, जनता से बहुत ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। उसी वर्ड को, उन्हीं लोगों को डिफाइन करने के लिए वर्ड आया है क्रोनी कैपिटलिज्म। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी क्रोनी कैपिटलिज्म बनते जा रही है। आज यदि मेरा झगड़ा आपके साथ, आपका झगड़ा मंगरा के अगर बुधना के साथ होगा तो थाना प्रभारी रिपोर्ट लिखा लेंगे। सोच लीजिए, यदि आपने रिपोर्ट अडानी जी के खिलाफ लिखा, लिखेंगे थाना प्रभारी? उनके हाथ में वो ताकत है, उनकी कलम में वो ताकत है, तो रिपोर्ट लिखेंगे अडानी साहब के खिलाफ। यही क्रोनी कैपिटलिज्म का स्वरूप जो अंग्रेजों से जुड़ा होगा। इसलिए पढ़े लिखे नौजवानों, क्रोनी कैपिटलिज्म की दौर को पहचानिए और उन नेताओं को राजनीति से दूर करिए जो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। एक नया विधायक जिसने वचन दिया है अपना जिला से बाहर एक इंच जमीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम अमीर होंगे तो जनता देगी। आखिर हम यदि चाईबासा में 5 एकड़ जमीन खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है किसी गरीब को नहीं जमीन खरीदेंगे। अमीर लोग जमीन बहुत कम बेचता है, वहाँ वो बिजनेस करते हैं। गरीब लोग जमीन बेचता है लाचारी में, बेबसी में, भुखमरी में, बाप की दवाई में, भाई की पढ़ाई में और बेटी की विदाई में गरीब मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपनी जमीन जायदाद बेचते हैं। इसलिए एक विधायक आज विजन लेके चल रहे हैं, विजन लेके चल रहे हैं। आप कितना सफल होंगे नहीं होंगे वो भविष्य की बात है, लेकिन मैंने एक प्रयास किया है, इन धाराओं के बीच भरने का प्रयास किया है। इस नदी की धारा के बीच हम अकेले प्रयास किए हैं। आज ईमानदारी से कहिए, हमारे धनबाद के कई ऐसे विधायक सांसद हैं, अखबार में उनके बारे में छप चुका था कि 12,000 करोड़ की संपत्ति